हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आप सभी लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन कराया जा रहा है। तो मैंने आप सभी लोगों को 2023 का सेट नंबर 1 जो है सॉल्व करा दिया है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेट नंबर 2 की। ठीक है, ये एक तरीके से आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र का कार्य कर रहा है और इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम क्लास को भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय हम लॉस नहीं करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो 2023 का हम सेट नंबर 2 जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दिया गया है कि यदि y इक्वल टू दिया गया है आपको 40। देखिए यहाँ पर हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर ही सॉल्व कराना नहीं, बल्कि अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है। ठीक है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके जो है अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया काम खत्म, उसको समझिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है, y बराबर 40 दिया गया है और आपको दिया गया है x बराबर एक अलग समीकरण दी गई है 4/t। आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है तो आप बताइए dy/dx का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर देखिए y बराबर 40 दिया है, मतलब इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन t के पदों में दी गई है, तो इसका आपको t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो जब y का x के t के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये dy/dt हो जाएगा। 4 अचर पद बाहर हो जाएगा और अवकलन हो जाएगा t का t के रिस्पेक्ट में। तो dy/dt की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4, t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे तथा आ जाएंगे आगे। यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन दी गई थी x बराबर 4/t। ठीक है, इस इक्वेशन का भी t के रिस्पेक्ट में जब हम अवकलन करेंगे तो x का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx/dt। 4 यहाँ से बाहर हो जाएगा और अवकलन हो जाएगा 1/t का, क्योंकि 4 अचर पद है, अचर पद अवकलन समाकलन करते वक्त बाहर हो जाता है। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर 4। 1/t का अवकलन आप लोगों को ऐसे ही आना चाहिए माइनस का 1/t²। देखिए t की पावर ऊपर, ये देखिए 1 है, ऊपर जाएगा -1, -1 पावर आगे आएगी और फिर -1 घटेगा, t की पावर -2 होगा, उसको नीचे लाओगे तो t की पावर +2 हो जाएगा। आपको ऐसे ही आना चाहिए कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। मैंने आपको कई बार अपनी पुरानी क्लासों में बताया भी है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। चूँकि हमें चाहिए dy/dx, मतलब y वाला ऊपर होना चाहिए, तो समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1/2। ठीक है, समीकरण 1 में आपका है dy/dt, जबकि समीकरण 2 में है आपका dx/dt। dy/dt की अगर बात करें तो 4 है और dx/dt की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 4 गुणे में -1/t² है। 4 से 4 कैंसिल, इधर dt से dt कैंसिल, आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाइए। देखिए dy/dx, ऊपर dy बचा नीचे dx, 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो चुका है, ये t² ऊपर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -t²। अब विकल्पी प्रश्न है, अब ऑप्शन देख लीजिए, -t² आया है तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर। बिना समय को लॉस किए हुए सभी विद्यार्थियों वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप सभी लोगों को लाइक करना और शेयर करना तो भाई बनता है। तो चलिए खा पार्ट देखते हैं। लिखा है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया जो कि 2x2 आव्यूह का है और 2x2 कोटि का है, 0 1 1 0। ठीक है, और एक आव्यूह आपको दिया गया है b, ये भी 2x2 कोटि का है ना, ऑर्डर का है 1 0 0 -1। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है तब बी ए का मान होगा, मतलब b का a से मल्टीप्लाई करना है। आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि बी ए का मान, मतलब b आव्यूह का a के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले b की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 -1। देखिए स्पीड अपनी हम मेंटेन रखेंगे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट किए हैं कि सर स्पीड थोड़ा सा तेज कीजिए, है ना। हम स्पीड बिल्कुल तेज करेंगे। b इंटू a की बात करें तो a की वैल्यू 0 1 1 0। वैल्यू रखते वक्त बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपका माइनस प्लस में दिक्कत हो गई तो समझ लीजिए आंसर गलत ही आएगा। बी ए बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए जिस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहले आव्यूह पर हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं और उसके बाद बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, जितने भी कॉलम होंगे। तो इस रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 0,
कितना हो जाएगा 1 और 0 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 0 और 1 ऐसे 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 कराते हैं, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, 0 1 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, जब तक सारे कॉलम से नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरी रो पर नहीं जाएंगे। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया, अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे। 0 का 0 से 0, -1 ये कितना हो जाएगा -1, फिर 0 का 1 से 0 और -1 का 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा और 0 0 ये आपका हो जाएगा 0। ऑप्शन में देख लेंगे 0 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो गा पार्ट है ये अभिलंब स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा और अभिलंब का जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, आप सभी को पता है। तो जो सिलेबस में नहीं उसे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से भाई पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे घा पार्ट की ओर। और घा पार्ट में हमें क्या करना भैया, समाकलन करना है। क्या करना भाई, समाकलन करना है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन 1 2 नंबर का, और निश्चित समाकलन करना तो उम्मीद है आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। और इसका तो समाकलन आप सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ करेंगे। लिमिट बहुत ही सावधानी के साथ पुट करना है, क्योंकि लिमिट में अगर आपने गलती कर दी तब फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं यहाँ पर भाई, ठीक है, बिना समय को लॉस किए हुए। तो हमें क्या करना है, हमें समाकलन करना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का घा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का घा पार्ट, हमें समाकलन करना है 1/1 प्लस x² का मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है। लिमिट दी गई है 1 से √3, इसको i बराबर मान लेते हैं। इसका समाकलन सभी को पता है tan इनवर्स x होता है, और लिमिट आपको दी गई है 1 से √3। बस लिमिट पुट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, x के स्थान पर अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस इसी फलन में x के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करना है। tan इनवर्स x के स्थान पर 1 पुट कर दिया। क्लियर हुई इतनी बात। तो i बराबर tan इनवर्स, अगर ये tan इनवर्स है तो √3 ये सोचेंगे कि किस tan की वैल्यू है, तो आप कहोगे tan 60 डिग्री की वैल्यू है, और 60 डिग्री को लिखा जा सकता है π/3, ठीक है। माइनस tan इनवर्स, हम सोचेंगे आगे tan इनवर्स लगा ना, तो सोचेंगे tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा है कि tan इनवर्स tan थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है, और थीटा के स्थान पर है π/3 माइनस tan इनवर्स tan थीटा थीटा के स्थान पर है π/4। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 4 3 12, 4 का गुणा इधर से हो जाएगा 4π माइनस 3 का गुणा इधर से हो जाएगा 3π, 4π से 3π जाएगा तो पाई और बट्टे में कितना हो जाएगा 12, अर्थात समाकलन जो आ जाएगा वो π/12 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर, ठीक है, अंगा पार्ट की ओर। अंगा पार्ट में दिया गया कि मापांक फलन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, आप सभी लोगों को बड़ी समस्या रहती, कई बार मैं बता चुका हूं। आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, संबंध और फलन आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। 1 शॉट ही क्लास देख लीजिए, और वैसे भी मैं अभी आप सभी लोगों को 1 शॉट देने ही वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। 14 दिन 14 चैप्टर 14 मैराथन, समझते तो आई हो, ठीक है। हर बार मैं आपको देता हूँ बोर्ड एग्जाम की करीब है करीब, तो बहुत ही जल्द आपकी मैराथन स्टार्ट होने वाली, समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे। लिखा है कि एक फलन है, देखिए यहाँ पर लिखा है अगर फलन सच दैट रियल टू r प्लस, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो फलन दिया गया है इस फलन का जो प्रांत आना चाहिए वो एक वास्तविक संख्या से होना चाहिए, और जो सह प्रांत होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर f(x) बराबर mod x दिया गया है। आप कुछ सोचो या ना सोचो, कोई प्रकार का दिमाग में लाना नहीं कि mod x की वैल्यू -x + x होती है, ये सब कुछ नहीं सोचना, मैं बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर बना लीजिए 2, देखिए यहाँ पर हम ये जो फलन हमारा परिभाषित है हम लिखेंगे रियल टू रियल, लेकिन जो रियल दूसरी वाली है वो r+ है, मतलब उसमें सभी वास्तविक संख्याएं धनात्मक होंगी। अब जब यहाँ पर देखिए रियल टू रियल फलन परिभाषित है, मतलब जो आपका सेट ए है हमारा, इसमें सारी वास्तविक संख्या होंगी, और वास्तविक में भैया धनात्मक ऋणात्मक सब होती हैं। और यहाँ पर जो सेट हमारा बी है, मतलब रियल टू रियल, इसमें रियल होनी चाहिए, इसमें रियल आनी चाहिए, लेकिन वो धनात्मक आनी चाहिए, उनका कहने का ये मतलब है। तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर हम देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एकाएकी अच्छा
आच्छादक एकाएकी की बात करेंगे, बहुएकाकी है कि एकाएकी है, ये हम समझेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर फलन की बात करें तो f(x) बराबर दिया गया है mod x। अगर इसमें हम कोई मान लीजिए वास्तविक संख्या रखते हैं, जैसे मान लीजिए -1 रखते हैं, तो f-1 की वैल्यू आ जाएगी mod -1। mod का काम ही होता है किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाना, अर्थात ये 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम सेट ए में कोई वास्तविक संख्या लेते हैं जैसे -1, तो सेट बी में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अब सेट ए में हमको कोई अगला वास्तविक नंबर लेना, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1, ठीक, तो f1 रखेंगे तो mod 1 हो जाएगा, और धनात्मक संख्या का mod धनात्मक संख्या ही होती है। अर्थात अगर हम 1 ले रहे हैं इसमें वास्तविक संख्या, तब भी इसका प्रतिबिंब 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी तरीके से अगर हम -2 लेंगे तब इसका प्रतिबिंब बनेगा 2, और +2 लेंगे तब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा 2। तो आप इतना ही काम करके बस ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या एकाएकी होगा क्या आच्छादक। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें फलन जो परिभाषित था वो रियल टू रियल ही था, लेकिन जो दूसरा सेट होना चाहिए सहप्रांत, इसको क्या बोलते हैं भैया बताइए? सहप्रांत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और सहप्रांत में जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं उन्हीं को परिसर बोलते हैं, जिसको रेंज कहते हैं। तो बात अगर यहाँ करें तो ये जो फलन है रियल टू रियल प्लस परिभाषित है। मेरी बात को समझिए, इसमें सारे वास्तविक नंबर होंगे, धनात्मक ऋणात्मक सब होंगे कि नहीं होंगे, और सबका प्रतिबिंब अवयव इधर होगा, और जो प्रतिबिंब अवयव होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि मान संख्या का किसी भी ऋणात्मक संख्या का मान निकालेंगे हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। अर्थात जो बात यहाँ पर हो रही वो बात यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, क्या सह प्रांत परिसर के बराबर होगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि सह प्रांत में उपस्थित जितने भी प्रतिबिंब अवयव होंगे वही आपके परिसर में आएंगे। परिसर में प्रतिबिंब अवयव ही तो होते हैं, और कोई अवयव खाली जाएगी नहीं। 3 का निकालोगे 3 आएगा, -3 का निकालोगे तब भी 3 आएगा, कोई नंबर बीच में खाली नहीं जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सह प्रांत होगा वो परिसर के बराबर होगा। और आच्छादक की कंडीशन यही है भैया, आच्छादक की कंडीशन यही है कि जब सह प्रांत जो हो वो आपका परिसर के बराबर हो जाए। अर्थात कहने के मतलब सह प्रांत में जितने भी एलिमेंट हों, तो सह प्रांत में R+ वाले एलिमेंट होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे, धनात्मक होंगे, और परिसर में वो अवयव होंगे जो प्रतिबिंब अवयव होंगे, तो प्रतिबिंब अवयव यही होंगे, धनात्मक वाले ही। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सह प्रांत जो होगा परिसर के बराबर होगा। मेरी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका हो गया आच्छादक। चलो आच्छादक तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया। बात करें एकाएकी की, तो ये एकाएकी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। जब 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा तो एकाएकी कैसे होगा? एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनता है तब एकाएकी होता है। यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब, इसलिए एकाएकी ना होकर के ये क्या होगा? बहु एकाएकी होगा। कैसा होगा भाई? बहु एकाएकी होगा। प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखेंगे तो बहु एकाएकी तथा आच्छादक या दोनों होगा। समझ गए? बहु एकाएकी और आच्छादक दोनों का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। संबंध फलन इतना अच्छा पढ़ा देंगे जिस जिंदगी भर आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी हम मैराथन बहुत ही जल्दी लेने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों की समस्या हम दूर करेंगे। एकाएकी आच्छादक में जब देखो तब आप टेंशन लिया करते हैं। एकाएकी आच्छादक और ये संबंध, तुल्यता संबंध, ये सब मैं आप लोगों को इतना अच्छे से बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का पार्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 इसका का पार्ट करेंगे। का पार्ट में दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समाकलन करना है x² sin x³ और dx। हमें इसका समाकलन करना है। आपको प्रश्न देखते ही यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि x³ का अवकल गुणांक x² इस फलन में उपस्थित है। अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे x³ बराबर t। x³ का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x² dx बराबर कितना भाई? dt। यानी x² dx बराबर आपका आ जाएगा dt/3। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। ये पूरा फलन t के पदों में चेंज हो जाएगा। x² dx इसके स्थान पर लिख सकते हैं dt/3, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर देखिए x³ के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? t, और साइन t का t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? समाकलन 1/t। तो अचर पद है, साइन t का समाकलन कितना हो जाएगा? तो आप खुद ही बताओगे, माइनस का cos t हो जाएगा। क्लियर? और प्लस का क्या हो जाएगा? c। तो i बराबर माइनस का 1/3 cos t। किसको माना था आपने? x³ + c। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं। आगे बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर। ठीक है, दूसरे का खा पार्ट। इसमें कहा जा रहा है कि एक सदिश है, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 2i कोई सदिश दिया जाए उसको वेक्टर ए वेक्टर बी से आप प्रदर्शित कर सकते हो। j माइनस का a जहाँ i j k क्या होते हैं? लंब कोणिक, एकांक लंब कोणिक सदिश। दूसरा सदिश दिया गया, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेना माना
वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है आई कैप, प्लस का आपको दिया गया है 4j कैप और प्लस का आपको दिया गया है k कैप। बताइए किसी को यहाँ पर कोई समस्या? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब ये कह रहे हैं कि दो सदिश यहाँ पर ये जो दिए गए हैं परस्पर लंबवत है। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। कारण इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर 90 रखोगे, कॉस 90 के लिए 0, तो उधर का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है, और माइनस का a k कैप, और इनटू में डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे i कैप, प्लस का आपको दिया गया 4j कैप और प्लस का आपको दिया गया है k कैप, ठीक है। चलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इक्वल टू 0 दिखाएंगे और हमको वैल्यू किसकी निकालना है? इसमें उपस्थित जो अचर पद a है, समझ पा रहे हो? तो देखिए आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी 1 होगा, क्योंकि आई का जे के साथ करने पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। आई डॉट आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। इसी तरीके जे का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पर जे का गुणांक 4 है। 4 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर देखिए के का गुणांक माइनस है और यहाँ पर के का गुणांक 1 है। के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 माइनस ए और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा बराबर 0। ये 4 2 कितना 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा उधर जाकर -6, माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को क्लास पसंद आ रही हो। क्लास को लाइक कर दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा पार्ट की ओर, दूसरे का गा पार्ट। इसमें बताया जा रहा है कि हल कीजिए, ये एक अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल ही निकालना है। x प्लस ई की पावर x अपान में y। अवकल समीकरण की मैंने आपको 3-4 क्लासेस दे रखी हैं अभी इसी वर्ष हाल ही में, उन्हें कर लीजिए, उनसे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, आएगा ही नहीं एग्जाम में। देखिए y वाले एक तरफ कर लेंगे, मैंने कहा था, तो y dy हो जाएगा, x वाले एक तरफ x dx हो जाएगा प्लस ई की पावर x dx। अब इतना करने के बाद देखो एक राशि वाले एक तरफ करने के बाद दोनों पक्षों का कर देते हैं हम समाकलन करेंगे। y dy का समाकलन हो जाएगा y²/2। यहाँ पर देखिए x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो जाएगा x²/2। ई की पावर x का समाकलन करें चाहे अवकलन ई की पावर x ही होता है, और प्लस अचर पद जोड़ दिए, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 1 नंबर का सवाल क्या आपसे जान मांगेगा भैया? इतना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं घा पार्ट की ओर। तो घा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, लिखा साइन इनवर्स 1/2। क्या लिखा है? साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू आपको दिया गया है tan इनवर्स x, और ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है, और ये एक समीकरण दी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण, इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। देखिए भाई आप क्या कर सकते हो, इसे साइन इनवर्स, देखिए 1/2, अगर आगे साइन इनवर्स है तो हम ये देखेंगे कि 1/2 साइन कितने की वैल्यू है, तो आप कहोगे कि ये साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। उधर आपका tan इनवर्स चर राशि है तो tan इनवर्स x ही रहने दीजिए। अब साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर, यानी π/6 हो जाएगा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। हमें x का मान निकालना, tan इनवर्स इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan π/6 और उधर हो जाएगा x। tan π/6 का मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का घा पार्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा पार्ट देखेंगे। अंगा पार्ट भैया बहुत आसान है, आव्यूहों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है आपका, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा भाई, अंगा पार्ट। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे का अंगा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा पार्ट। इसमें दिया गया है कि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर एक आव्यूह दिया गया है, ये भी 2 × 2 कोटि का है, 1 3 -2 5। आप सभी को पता है कि उन्हीं आव्यूहों का योग व अंतर किया जा सकता है जो समान कोटि के होंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है a प्लस बी हम निकालते, a - b आप निकालिएगा। a का मान रखिए 2 4 3 2 प्लस लगाइए, b का मान रखिए 1 3 -2 5, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी का मतलब संगत अवयवों को जोड़ना है, a - b का मतलब संगत अवयवों को घटाना है। तो इसका संगत अवयव 1 होगा, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 -2 हो जाएगा कितना? 1
2 और 5 कितना हो जाएगा 7। a प्लस बी की वैल्यू आ गई, तो आप a माइनस बी की वैल्यू ऐसे ही निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू। हमें उम्मीद है कि आप निकाल लोगे, इतने सरल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे। आगे दिया गया तीसरे का का पार्ट, खंड 3 का का पार्ट देखते हैं। लिखा यदि y इक्वल टू, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो आपकी माइनस वाई के बराबर होगी। ठीक, यहाँ पर आपको y बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दिया गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे और हमें सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। मतलब आपको क्या करना है, दी गई समीकरण को 2 बार अवकलित करना है, पक्का है क्योंकि ये चीज़ आपको प्रूफ ही करना है। एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर a cos थीटा का अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए प्लस b साइन थीटा का अवकलन कितना होता है भाई, आप कहोगे cos थीटा। पुनः अवकलन करेंगे तो d2y अपान में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस a साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि अचर पद तो बाहर हो जाएगा अवकलन करते वक्त, प्लस b बाहर हो जाएगा, cos थीटा अवकलन कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो प्रूव करना था उसमें आधा आ चुका है, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और समीकरण 1 को देखिए, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर y था, वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से ये हो जाएगा d2y अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये किसके बराबर y के, और प्रश्न में यही चीज़ प्रूफ करनी थी। बताइए क्वेश्चन को प्रूफ करना कितना आसान, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बोला गया आसमीका को हल कीजिए। रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में तय है, आना ही आना है, और रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करना आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। एक मैथड केवल लेक्चर 1 शॉर्ट वाला देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपके 5 से 8 नंबर क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में पूछा गया और कहा जा रहा है कि इस आसमीका को आरेख के द्वारा सिद्ध मतलब हल कीजिए। कैसे हल करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताऊंगा, स्टेप को फॉलो कीजिएगा बस। ये तीसरे का खा पार्ट होगा। इसमें बताया जा रहा है आसमीका, एक आसमीका दी गई, मतलब जहाँ बराबर का चिन्ह होता है समीकरण में वहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया जाए तो आसमीका बन जाती है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, और दूसरी समीकरण दी गई 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, और बाकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफी विधि से हल करना है। आसमीकाओं को ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आसमीकाएँ आपको दी जाएँ, ठीक है, उनको समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। ये आपका पहला स्टेप होता है रैखिक समीकरण को हल करना। सबसे पहले क्या करोगे, जो आसमीकाएँ दी गई हैं उनको समीकरण के रूप में व्यक्त करोगे, अर्थात जहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लगा है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको बिंदु निकालना है। ठीक है, उस समीकरण के 2 बिंदु निकालना जिससे ग्राफ में आप उसे दिखा सको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में परिवर्तित करने पर सबसे पहले 3x प्लस 4y, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के स्थान पर बराबर लगा देंगे 12। अब ये समीकरण रूप में परिवर्तित हो गया। इसके लिए हम बिंदु निकालेंगे, तो यहाँ पर चलिए एक डिब्बा छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, पूरा हम नहीं लिखते हैं, केवल आपको हल करना बता रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 3 12 मतलब 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 4 12, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब यहाँ से एक बिंदु मिला हमें 0,3 और 4,0, जिसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे और आसमीका ये वाली रखेंगे क्योंकि इसी आसमीका से ये बिंदु आए। तथा जो दूसरी आसमीका उसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू को बराबर लगाएंगे और ये 12 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे भाई। कोई दुविधा बताइए, कोई दुविधा नहीं। x हो जाएगा y, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 3 चौक 12 आ जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 3 12। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 3। यहाँ से भी आपको 2 बिंदु मिले, 0,4 और एक 3,0। इन 2 बिंदुओं से हम इस रेखा का यहाँ पर समीकरण खींच सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान समझिए। हम आरेख खींचेंगे, बिंदुओं के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, ये जो 1 2 3 आपको खींचना रहता है कॉलम, वो बिंदुओं के हिसाब से ही खींचना है। जैसे यहाँ पर गिनती में 1 2 3 4 मैक्सिमम संख्या 4 है,
इसको हम मूल बिंदु मान लेंगे 0,0 ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 पटरी से बराबर कॉलम खींचेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले आपने इस समीकरण से बिंदु निकाला 0,3। 0,3 यहाँ पर आपका होगा, एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चलना, वाई अक्ष पर 3 चलना। 4,0 एक्स अक्ष पर 4,0 आपका ये वाला पॉइंट होगा और पटरी उठाना, इस बिंदु को ऐसे आप मिला देना। ये जो आपने लाइन खींची है ये आपने इस आसमिका से खींची है, तो यहाँ पर इसके ऊपर लिख सकते हो 3x + 4y है ना, < 12। क्लियर। आगे अगर देखें तो दूसरी समीकरण आपकी है और दूसरी समीकरण से पॉइंट है 0,4। 0,4 यहाँ पर आपका होगा। ABCD आप पॉइंट का नाम रख सकते हो और दूसरा बिंदु 3,0 3,0 आपका यहाँ पर होगा। क्लियर। आप इन दोनों बिंदुओं को पटरी से आपको क्या करना है, मिला देना है। आई बात समझ में। अब ये जो लाइन खींची गई है वो इस आसमिका से खींची गई है, तो आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हो 3x + 4x। यहाँ कितना भाई 4x + 3y और < 12। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मेन चीज़ है कॉमन एरिया को निकालना। कॉमन एरिया कैसे निकाली जाती है, जैसे हम देखें तो ये वाली जो लाइन खींची गई है, ये वाली जो लाइन खींची गई है, इसके संपर्क में आगे आपका मूल बिंदु है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को रखेंगे। अगर सत्य कंडीशन आ रही है तो एरिया अंदर की ओर होगा, मतलब मूल बिंदु शामिल होगा, और अगर असत्य आ रही है इसका मतलब मूल बिंदु शामिल नहीं होगा, तो आपको उधर छायांकित करना है। बस यही चीज़ ध्यान देना है। तो जैसे पहली समीकरण दी गई थी 3x + 4y और < 12। तो ये देखिए 3x + 4y < 12। इसमें क्या करेंगे हम, मूल बिंदु को देखेंगे शामिल है कि नहीं, इसकी एरिया में मूल बिंदु शामिल कि नहीं। तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 < 12। अब बताइए ये कंडीशन जो निकल के ये सत्य है कि नहीं, तो आप कहोगे सत्य है, जो कि सत्य है। 12 जो है 0 से बड़ा होगा हल करने पर। तो अगर देखें तो इस समीकरण में देख पा रहे हो कि हमने जब कंडीशन निकाली तो वो सत्य आ रही है कि 12 जो है वो 0 से बड़ा है। बड़ा है मतलब ये बिल्कुल बड़ा है, 12 तो बड़ा होता है 0 से। तो ये आसमिका के लिए जो ओरिजिन पॉइंट मैंने निकाला तो वो सत्य कंडीशन को सत्यापित करा, मतलब ये जो 0,0 जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसकी एरिया में शामिल होगा। तो इसकी एरिया कहाँ होगी, इधर होगी, तभी तो मूल बिंदु आएगा इसकी एरिया में। बताइए भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो आप पटरी से ऐसे लाइन खींच देना। उसके बाद जो दूसरी लाइन आपने खींची इसमें भी मूल बिंदु आपको देखोगे, चेक करोगे है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी समीकरण ये आपका 0 होगा, y के स्थान पर 0 रखोगे क्योंकि ओरिजिन पॉइंट का माने होता है 0,0। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 < 12। यहाँ पर जो कंडीशन है ध्यान से देखिएगा, क्या 12 जो है बड़ा है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल 0 से 12 बड़ा होगा, मतलब कंडीशन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर भी कंडीशन सत्य है, तो मतलब मूल बिंदु इसके भी क्षेत्र में शामिल होगा, तो इसका भी क्षेत्र क्या छायांकित भाग अंदर की ओर होगा। अब इन दोनों लाइनों को खींचने पर जो कॉमन एरिया है वो देखना है कि दोनों लाइनें क्रॉसित कहाँ हो रही हैं दोनों लाइनों के द्वारा। तो आप कहोगे इतना एरिया हमारा कॉमन होगा, ये वाला इतना एरिया हमारा कॉमन होगा, और यही जो आरेख का होगा यही होगा हल। ठीक है, आप चाहना तो इस बिंदु का मान निकाल सकते हो। इन दोनों समीकरणों को हल कर देना। इन दोनों समीकरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वही इस बिंदु का मान आ जाएगा। कोनी बिंदु हो जाएंगे 0,0, एक ये वाला बिंदु हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से आसमिकाओं का हल ज्ञात कर सकते हैं हम आलेखी विधि द्वारा। ठीक है, हो गया भैया, 2 नंबर आपको मिल गए पूरे, कहीं पर नहीं जाने। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो गा पार्ट देखिए आपका स्वार्डिक का क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं सॉल्व कराएंगे। घा पार्ट, ठीक है, घा पार्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने कराया भी है आप सभी लोगों को अपनी क्लास में। आप सभी लोग अगर जुड़े होंगे तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हमने देखा है। आप क्लासों को जरूर देखिए, कोई भी क्लास पुरानी नहीं होती है कि हमने उसको अपलोड कर दिया है तो पुरानी हो गई। ठीक, नॉलेज कभी पुराना नहीं होता, वही चीज़ तो आप पढ़ रहे हैं। तो अगर मैराथन क्लासें पढ़ी हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हैं तो क्लासें कभी पुरानी नहीं होती हैं भैया। ठीक है, उन्हें आप कर डालिए अच्छे से। यहाँ पर आगे देखेंगे तो घा पार्ट, ये होगा हमारा तीसरे का घा पार्ट। इसमें 4 ही पार्ट हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 दूनी 8 है ना। इन्होंने कहा ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब जैसे ए बी का मल्टीप्लाई 1 हो तो जो ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा वो बी होगा, अर्थात बी का जो यहाँ पर मान होगा वो ए इनवर्स होगा। समझ रहे हो ना, जैसे हमने पढ़ाई है ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा होती है कि ए बी है ना
और ए बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। इतना काम तो कर ही सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ये व्युत्क्रमणीय यादव की परिभाषा से लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कंडीशन लिखेंगे, जो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ए इनवर्स से गुणा करने पर, इस सवाल को सीख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स से गुणा करोगे तो हो जाएगा ए इनवर्स, और इनटू में हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। इसको पास पास कर लेंगे और ए बी इनवर्स वैसे ही रहने देंगे। इधर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे भाई, 1 से। ठीक है, ए बी यहाँ पर कुछ छोटी सी शायद त्रुटि हुई हमसे, 1 होता है कि आई, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ पर आपका लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई आई होता है। ए इनवर्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो आइडेंटी मैट्रिक्स होता है, यानी इकाई आप भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई कर लेते हैं तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। क्लियर। अब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अभी बताया आई होता है, तो आई बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आई बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी, तथा आप सभी लोगों ने ये भी सीखा है कि जो ए इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई आई से हो रहा है आइडेंटी मैट्रिक्स से, तो उसकी वैल्यू ए इनवर्स ही होगी। आइडेंटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे उसका परिमाण के बराबर होगा। ए इनवर्स का अगर आइडेंटी के साथ करेंगे तो ए इनवर्स होगा, ए का आई के साथ करेंगे तब भी ए होगा। ठीक है, तो आई बी के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम, बी, और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे भाई, बी इनवर्स से गुणा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी कोई शौक तो नहीं, हमें प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें बता रहा है ये चीज़ सिद्ध करना, इसका मतलब एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, एक बार बी इनवर्स से, तभी ये चीज़ आपकी बन के आएगी। तो ए इनवर्स बन चुका है, अब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, और ए बी इनवर्स वैसे लिखा रहेगा, और यहाँ पर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स हो जाए, दोनों पक्षों में बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी इनवर्स बी का मल्टीप्लाई आइडेंटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको पता है कि आइडेंटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ होगा तो ये इतना ही हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। और आपको भैया प्रश्न में यही चीज़ प्रूफ करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आज मेरी जो तबीयत है थोड़ा स्वस्थ नहीं है भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे भी 3 नंबर तक क्वेश्चन आपके हो ही गए हैं, और 4, 5, 6 अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, 7, 8, 9 अगले लेक्चर में। एक मॉडल पेपर प्रश्न पत्र की 3 क्लासें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पूरा मॉडल प्रश्न पत्र आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।